सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सावित्री नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहू, पूनम और वर्षा, और पोती पोते थे। तभी अचानक एक दिन सावित्री को खबर मिलती है कि काम से घर वापस लौट रहे उसके दोनों बेटों की बस से टक्कर होने के कारण मौत हो गई है। बेटों की मौत के बाद अब सावित्री की दोनों बहुएं ही गोलगप्पे बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। ऐसे ही एक दिन पूनम सर पर गोलगप्पों का टोकरा रखकर गली गली धूप में आवाज मारती हुई गोलगप्पे बेचने के लिए निकल पड़ती है। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी, ताजी ताजी खट्टी मीठी कुरकुरे वाली पानी पूरी, 10 रुपए में 8 पानी पूरी। बच्चे हो या जवान, एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। तभी पूनम को रास्ते में खड़ी एक गीता नाम की औरत आवाज देती है, अरे ओ सस्ती पानी पूरी वाली, जरा इधर तो आ। कैसे दिए पानी पूरी? 10 रुपए की 8। मुझसे सस्ती पानी पूरी पूरे गाँव में कोई नहीं देता। एक काम करो, 2 प्लेट मुझे खाने के लिए दे दो और 5 प्लेट पैक कर देना। सस्ती पानी पूरी वाली को वहाँ खड़ा देखकर आसपास के लोग भी उसके पास पानी पूरी खाने आ जाते हैं। फिर पूनम से बातें करती हुई सभी औरतें पानी पूरी खाने लगती हैं। ऐसे ही पूनम आवाज मारती हुई आगे की ओर चल पड़ती है। इस तरह पूरे दिन भर पानी पूरी बेचने के बाद वो अपने घर खाली टोकरे के साथ आती है। उसे देखकर उसकी देवरानी वर्षा कहती है, लगता है जेठानी जी आज सारे गोलगप्पे बेच कर आई हो। ठीक कह रही हो वर्षा तुम, आज सारी पानी पूरी बिक गई है। अगले दिन सुबह उठकर पूनम चूल्हे पर फूले फूले कुरकुरे गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। दोनों बहुओं की दिन भर की यही दिनचर्या थी। उन दोनों बहुओं ने अपने बच्चों और सास को उनके बेटे के ना होने का एहसास कभी नहीं होने दिया। हमेशा घर में प्यार बनाकर रखा। थोड़ी देर बाद जब पानी पूरी तैयार हो जाती है, पूनम उन्हें बेचने के लिए फिर से निकल जाती है और वर्षा घर पर रहकर घर संभालती थी। पूनम गली गली आवाज मारकर पानी पूरी बेच रही थी। पानी पूरी खा लो, फूली फूली सस्ती वाली पानी पूरी। उसकी आवाज गली पर खड़े 4 दोस्त जो आपस में बातें कर रहे थे वो सुन लेते हैं। तभी उनमें से रोहन अपने दोस्त से कहता है, श्याम देख पानी पूरी वाली, मेरा तो खाने का बड़ा मन कर रहा है। मन तो मेरा भी है, एक काम कर इसको बुला ले। दोस्त के कहने पर रोहन उसको आवाज मारकर बुलाता है, ओए पानी पूरी वाली, जरा इधर आ। उसके बुलाने पर पूनम चली जाती है। कैसी दी है? 10 रुपए की 8 है भाई। इतनी सस्ती पानी पूरी? चलो फिर तो 3-3 प्लेट खिला दो। 5 लोगों के लिए 3-3 प्लेट। फिर वो सबको 3-3 प्लेट पानी पूरी खिला देती है। खाने के बाद पूनम उनसे पैसे देने के लिए कहती है, बाबूजी 120 रुपए हुए। उसके इतना कहते ही पंकज का दोस्त विशाल पूनम पर अपना रौब दिखाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। लाओ बाबूजी, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो। जानती भी हो तुम किससे पैसे मांग रही हो? मैं इस गांव का दादा हूँ, दादा समझी। चलो निकलो यहाँ से। ऐसे मत बोलो बाबूजी, मैं एक गरीब औरत हूँ, पानी पूरी बेचकर अपने घर को चलाती हूँ। मुझ गरीब की हाय मत लीजिए। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। और इन हाय बाय को मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है? उसको गुस्से में देखकर पूनम वहाँ से उदास मन से सर पर टोकरा रखकर चली जाती है और मन ही मन बहुत परेशान हो जाती है, जिस वजह से उसकी पानी पूरी बेचने के लिए आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही। तभी उसको रास्ते में खड़ी एक औरत दिखती है। तुम पानी पूरी खाओगी? नहीं बहन, आज नहीं खाऊंगी मैं। पूनम फिर से औरत के मना करने पर मुंह लटकाए हुए आगे की तरफ चली जाती है। इस तरह उसने गली गली चक्कर लगाए, मगर आज उसकी सारी पानी पूरी नहीं बिक पाई थी और जो बिकी भी थी उनके पैसे नहीं मिल पाए। फिर रात होने पर पूनम बेजान चेहरा लेकर अपने घर चली आती है। अपनी माँ का लटका मुंह देखकर और टोकरे में रखे गोलगप्पे देखकर बच्चे समझ जाते हैं, कोमल लगता है आज कोई भी बिक्री नहीं हुई है, इसीलिए माँ परेशान है। हम ताई को बोल देंगे कि कोई नहीं, वो सब्जी नहीं ला पाई बनाने के लिए, तो हम यही खा लेंगे। फिर दोनों बच्चे पूनम से कहते हैं, कोई बात नहीं माँ, आज पानी पूरी नहीं बिकी तो आप परेशान मत हो, हम लोग आज यही खाकर अपना पेट भर लेंगे। जी ताई जी, दीपक ठीक कह रहा है, हम पानी पूरी ही खा लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर अगले दिन पूनम एक उम्मीद के साथ गोलगप्पे बेचने के लिए निकल जाती है। जैसे ही पूनम थोड़ी दूरी पर जाती है तो देखती है कि कुछ आदमी विशाल को मार रहे हैं और विशाल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है।
फिर पूनम अपना टोकरा सर से उतार कर उसके पास जाती है तो वो लोग भाग जाते हैं। अरे अरे भैया, आप तो वही आदमी हो ना जिसने मेरे पैसे नहीं दिए थे। और कौन थे वो लोग और तुम्हें क्यों मार रहे थे? फिर वो मदद के लिए आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर एक आदमी मदद के लिए आता है और अपनी गाड़ी में दोनों को बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। सर पर चोट आई है, मैंने पट्टी कर दी है। लेकिन तभी पूनम को अपना टोकरा याद आ जाता है। अरे मेरा टोकरा तो वहीं गली में रह गया है। फिर वो अपना पानी पूरी का टोकरा लेने के लिए उस जगह पर जाती है तो देखती है वहाँ बस खाली टोकरा रखा था। उसका अंदर का सारा सामान गायब था। हाय राम, मेरा सामान कहाँ गया? पूनम फिर से दुखी मन से खाली टोकरा लेकर घर आ जाती है और सबको उस घटना के बारे में बताती है। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप मन छोटा मत कीजिए। हम दोनों मिलकर कल के लिए और भी बेहतर पानी पूरी आज रात को बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों मिलकर देर रात तक पानी पूरी बनाती हैं। तभी उसकी सास आकर कहती है, अरे बहू, रात काफी हो गई है, अब सो जाओ और पानी पूरी सुबह बना लेना। नहीं माँ, कल पानी पूरी बेचने के लिए जल्दी निकलना है। और अगले दिन पूनम पानी पूरी बेचने के लिए निकल जाती है और वो दूर दूर के गांव में भी पैदल सारा दिन गोलगप्पे बेचने निकल जाती। एक शाम जब पूनम गोलगप्पे बेचकर अपने घर आती है तो अपने घर पर विशाल को बैठा देखती है। अरे भैया, आप यहाँ पर? देखो भैया, हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, आप यहाँ से चले जाओ। घबराओ मत बहन, मैं यहाँ तुम्हें कुछ नुकसान करने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। मैं कितना बुरा इंसान हूँ। उस दिन मैंने तुम्हारी पानी पूरी खाकर तुम्हें पैसे भी नहीं दिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। कोई बात नहीं भैया, इंसान ही इंसान के काम आता है। हाँ बहन, ये बात मैंने तुमसे ही सीखी है। मैं अपने घमंड में इतना चोर रहता था कि हमेशा सब पर अपना रौब दिखाता था। मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना मेरी बहन। मैंने तुम्हारे परिवार से अभी बात की। तुम्हारे घर में कोई भी कमाने वाला आदमी नहीं है। घर के हालात देखकर पता भी चल रहा है कि कैसे ही तुम्हारा गुजारा चलता होगा। इसीलिए देख बहन, तूने मेरी मदद की, अब मैं भाई बनकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी गांव में एक खाली दुकान पड़ी है, मैं उस दुकान में तेरी पानी पूरी की दुकान खुलवाऊंगा। मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। अपनी मेहनत से कमाकर खाऊंगा और कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाऊंगा। विशाल अपनी दुकान को भाई होने के नाते पूनम के नाम कर देता है। अब पूनम और वर्षा दोनों मिलकर बाजार में अपनी सस्ती पानी पूरी की दुकान खोल लेती हैं, जो बहुत अच्छी चलने लगती है, जिससे अब पूनम को गली गली घूमकर पानी पूरी नहीं बेचनी पड़ती थी और धीरे धीरे उनकी गरीबी के दिन दूर होने लगते हैं। सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। रिया, जल्दी करो बेटा, लेट हो रहे हैं। लो आ गई पापा, अब चले। हाँ, कितनी देर लगाती हो तुम तैयार होने में? कॉलेज मुझे जाना है या तुम्हें? वैसे पापा, आप भी तो रोज जाते ही हो मेरे साथ। अरे वो तो मैं तुझे छोड़ने जाता हूँ। हाँ, और बस एक आप ही ऐसे पापा हो जो अपनी बेटी को रोज कॉलेज छोड़ने और लेने जाते हो। क्यों, तुझे कोई दिक्कत है क्या? हाँ बिल्कुल दिक्कत है। पता है, मेरी सारी सहेलियां मजाक बनाती है मेरा, कहती है लो पापा की बेबी परी आ गई। तो ये तो अच्छी बात है ना, तू है ही अपने पापा की परी। रहने दो ना पापा, बातों में आपसे तो कभी नहीं जीत पाऊंगी मैं। रिया की बात सुनकर रामलाल हंस देता है और कार चलाने लगता है। रास्ते में रामलाल पुराने दिनों की यादों में खो जाता है। रामलाल का छोटा सा और सुखी परिवार था, लेकिन फिर एक दिन रिया की माँ की मौत हो गई और तब से रामलाल ने ही फैक्ट्री और रिया दोनों को अकेले ही संभाला। और फिर कॉलेज पहुँचने के बाद ओके पापा बाय। ओके बाय। पापा की बेबी परी? उफ, गलती कर दी आपको बताकर। बाय। ठीक है बाय। और सुनो, मैं शाम को टाइम पर आ जाऊंगा, ठीक है ना? रामलाल अपनी इकलौती बेटी रिया से बहुत प्यार करते थे। वैसे तो रिया थोड़ी चंचल और जिद्दी थी, पर दिल की बहुत अच्छी थी। शाम को तय वक्त पर रामलाल अपनी कार से रिया को लेने उसके कॉलेज पहुंच गए। तभी उसने देखा कि रिया वहां खड़े कुछ लड़कों से बात कर रही थी। फिर रामलाल ने कार का हॉर्न बजाया तो रिया फौरन कार में आकर बैठ गई। और फिर ये लड़के कौन थे? अब वो मेरे क्लासमेट्स थे पापा, मुझसे नोट्स मांग रहे थे। पक्का ना, कोई और बात तो नहीं है? वरना कुणाल को बता दूंगा। क्या पापा? कुणाल का नाम सुनकर रिया शर्मा गई। दरअसल कुणाल रामलाल के जिगरी दोस्त महेंद्र का इकलौता बेटा और महेंद्र के पूरे एम्पायर का इकलौता वारिस था। बचपन में ही रामलाल और महेंद्र ने उन दोनों की शादी तय कर दी थी।
और ये बात कुणाल और रिया दोनों जानते थे। खासकर रिया तो बस कुणाल और अपनी शादी का ही इंतजार कर रही थी। वो कुणाल को पसंद करती थी। और फिर आधे रास्ते में चलो उतरो। क्या हुआ पापा? अरे पानी पूरी नहीं खानी तुझे? हाँ, यू आर द बेस्ट पापा। जल्दी से 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो यार। जी सर। ये लीजिए मैम। हाँ भाई, कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में जादू है यार। कभी टिक्की और पापड़ी चाट खाकर भी देखिए सर, उतना ही टेस्टी बनाता हूँ। भाई आज नहीं, कभी और खाऊंगा। चलो अब चलता हूँ, ये लो अपने पैसे। नहीं सर, पिछली बार के बच गए थे, आज हिसाब बराबर हो गया। अरे मुझे तो याद भी नहीं था। कोई बात नहीं सर, मुझे तो याद था ना। रामलाल ने ओम के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। फिर रास्ते में, ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबकी मदद करता है और देखा तुमने कितना ईमानदार भी है। पापा ऐसा भी कुछ खास नहीं है उसमें, आपको तो बस सबकी तारीफ करने की आदत है। नहीं बेटा, तुझे पता है एक शाम मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। तब तो मैं उसे जानता भी नहीं था। मेरे घुटने में दर्द था, इसीलिए मैं चाहकर भी टायर चेंज नहीं कर पा रहा था। तब वो लड़का आया और उसने मेरी मदद की और बदले में एक पैसा भी नहीं लिया मुझसे। हाँ तो ये तो कोई भी कर देता। नहीं, कोई भी नहीं करता है। बहुत मतलबी है आज के जमाने के लोग। नहीं पापा, कुणाल को देखा है आपने, वो कितना केयरिंग है। हाँ वो भी है। अच्छा सुन, तेरा कॉलेज खत्म होते ही मैं कुणाल से तेरी शादी की बात करूंगा। रामलाल चाहते थे कि कुणाल और रिया की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन फिर एक हादसे में कुणाल के पिता महेंद्र की मौत हो गई और शादी की बात टल गई। फिर एक दिन कॉलेज में, हाय रिया। ओह वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। आज तुम्हें रिसीव करने में आया हूँ। तुम्हारे पापा का फोन आया था कि वो किसी मीटिंग में बिजी हैं, तो इसी बहाने तुमसे भी मिलना हो गया। चले? हाँ चलो ना। कार ड्राइव करते हुए कुणाल को रिया एकटक देखे जा रही थी। फिर जैसे ही ओम की दुकान आई तो रिया ने झट से कहा, स्टॉप। क्या हुआ? इज एवरीथिंग फाइन? यस, आओ ना, मैं आपको पानी पूरी खिलाती हूँ। कहाँ? इस ठेले पर? हाँ, मैं और पापा हमेशा यही खाते हैं। अब सुनो, 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो। ओह कम ऑन, तुम मुझसे कहती मैं तुम्हें किसी 5 स्टार होटल में खिलाता। नहीं, भले ये ठेला लगाते हैं पर इसका टेस्ट लाजवाब है। आई स्वेर, खाकर तो देखो एक बार। मन मारकर कुणाल ने ओम के हाथ की पानी पूरी खाई और अब चले? ओके चलो। ये लो 100 रुपए एंड कीप द चेंज। कुणाल का ऐसा घमंड देखकर ओम को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। इसी तरह दिन बीतते गए और फिर एक दिन। तो बताओ क्या सोचा है शादी के बारे में? आई एम रेडी अंकल। वैसे भी मेरे डैड ने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रिया से शादी करूं, तो मुझे तो उनका प्रॉमिस पूरा करना ही है। बस मैं यही सुनना चाहता था। तो बेटा डेट फाइनल करा ले। हाँ अंकल, पर उससे पहले कुछ जरूरी बातें करनी थी आपसे। रिया आपकी बेटी अकेली है, तो शादी के बाद तो वैसे भी आपका सब कुछ मेरा हो जाएगा और मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए थोड़े अमाउंट की जरूरत है। तो मैं सोच रहा था कि आप क्यों ना अभी ही अपनी फैक्ट्री मुझे दे दे। 50 लाख के आसपास की तो बिकी जाएगी, राइट? कुणाल की बातें सुनकर रामलाल हैरान थे। तभी कुणाल ने आगे बोलना शुरू किया। आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं वो पूरे 50 लाख अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला हूँ और फिर ये रकम कुछ ही सालों में चौगुनी हो जाएगी। पर बेटा मेरे पास ले देकर वही फैक्ट्री है, फिर मैं क्या करूंगा? ओह कम ऑन अंकल, अब आप रिटायर हो जाइए, आपके लिए मैं नौकर वगैरह का इंतजाम कर दूंगा। कुणाल का ये रूप देखकर रामलाल बहुत दुखी थे, लेकिन रिया की खुशी के आगे वो मजबूर थे। ना चाहते हुए भी उन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को अपनी फैक्ट्री बेच दी और एडवांस के तौर पर उनसे 20 लाख रुपए ले लिए। कार में रिया अपनी शादी की बातें किए जा रही थी और उधर रामलाल गहरी दुविधा में थे। इसी उधेड़बुन में रामलाल का ध्यान हटा और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर प्लीज सेव माय फादर। आपको भी चोट आई? आप बैठिए, हम जल्दी कुछ करते हैं। एक्सीडेंट में रिया को तो मामूली चोटें आई थी, लेकिन रामलाल बुरी तरह से घायल हुए थे। और फिर देखिए आपके पापा को सीरियस इंजरी हुई है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। आप जितना जल्दी हो सके 10 से 15 लाख का इंतजाम करिए। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चला गया और इधर रिया ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने अपना फोन निकाला और कुणाल को फोन कर सारी बात बताई। कुणाल प्लीज पापा को बचा लो। बचा लो? अंकल ने अपनी फैक्ट्री बेचकर जो पैसा लिया उसे यूज करो ना। और हाँ सुनो,
वैसे तो बात 50 लाख की थी, पर अब 40 भी मिलेंगे तो भी मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक है ना? डोंट वरी। उसने अगला फोन अपने पापा की फैक्ट्री के मैनेजर को किया और सारी सच्चाई जानने के बाद उसका दिल बैठ गया। हे भगवान, अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? पता नहीं पापा ने पैसे कहाँ रखे हैं, ये भी कोई नहीं जानता। रिया माथा पकड़कर हॉस्पिटल में बैठी थी कि तभी वहाँ ओम आया और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। मैडम, आपके पापा ये बैग मेरे ठेले पर ही भूल गए थे। अब मुझे तो पता नहीं था कि आपके पापा का है, और इसके मालिक का पता लगाने के लिए मैंने इसे खोलकर देखा था। इसमें ढेर सारे पैसे हैं मैडम जी। मैं इसे लेकर आपके घर गया तो पता लगा कि सर का एक्सीडेंट हुआ है। आप दोनों ठीक तो है ना? रिया ने झट से बैग खोला तो उसमें वाकई 20 लाख रुपए थे। रिया को लगा कि ओम उसकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया है। उसने झट से काउंटर पर सारे पैसे जमा कर दिए और फिर ओम को सारी बात बताई। ओम अगले 2 दिनों तक रिया के साथ अस्पताल में ही रुका रहा। ऑपरेशन के 2 दिन बाद रामलाल को होश आया तो सामने ओम और रिया बैठे हुए थे। सर, आप ठीक है ना? अरे ओम, तुम यहाँ कैसे? सर, वो आप अपना पैसों का बैग मेरी दुकान पर भूल गए थे, मैं तो वही देने आया था। पापा, डॉक्टर्स ने 15 लाख रुपए मांगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुणाल, वो तो बहुत बड़ा लालची और धोखेबाज निकला। ओम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए पापा। 2 दिनों से ही अपने घर नहीं गए, मेरी और आपकी देखभाल करते रहे पापा। ये नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये कहकर रिया रोने लगी। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है रिया। एक कुणाल है जिसे तुमसे नहीं सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है, और एक ओम है दिलदार, सच्चा और ईमानदार। अगले पल रामलाल ने ओम के हाथ में रिया का हाथ रख दिया। कुछ दिन बाद रामलाल पूरी तरह ठीक हो गए और उन्होंने धूमधाम से रिया और ओम की शादी करा दी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।